हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को पाठ 6 जो कि किरचॉफ का नियम और वैद्युत परिपथ था, उसकी सभी हेडिंग्स को ख़त्म करके हमने उस पाठ को समाप्त किया था। आज हम लोग एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे, एक नया पाठ हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पाठ है उस पाठ का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारे पाठ का नाम है। इसमें जो पहली हेडिंग आती है उस हेडिंग का नाम है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों, इसको ज़रा समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है किसी भी चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई चुंबकीय सुई अगर हम लोग लेकर के जाएंगे तो वो जो चुंबकीय सुई होगी अपने प्रारंभिक स्थिति से विचलित हो जाएगी, यानी कि विक्षेपित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है बच्चों, एक मान लेते हैं यहाँ पे कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है और इस चुंबक के चारों ओर एक ऐसा निश्चित क्षेत्र होगा जिसके भीतर हम लोग कोई चुंबकीय सुई लेकर के जाएंगे। इस चुंबकीय सुई को इसके भीतर अगर हम लोग लेकर के जाते हैं तो क्या होगा, ये चुंबकीय सुई का एन और एस ध्रुव इस तरीके से रहेगा। इसको हम लोग चुंबकीय सुई को इस क्षेत्र के भीतर एक निश्चित रेंज के भीतर अगर हम लोग इसको लेकर के जाएंगे तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ऐसे ना हो करके ये किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है, इधर विक्षेपित हो जाएगी या फिर इधर। कहने का मतलब अपनी प्रारंभिक स्थिति से विचलित हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब ठीक वैसे ही है जैसे हमने आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र बताया था। वैद्युत क्षेत्र में हमने आप लोगों को बताया था किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, जो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई ले जाने पर वो अपने प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपित हो जाती है या विचलित हो जाती है, तो इसी प्रकार के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो हमने डेफिनेशन बोला है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई ले जाने पर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपित हो जाती है या विचलित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड का प्रयोग, इसको आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर भी हम आप लोगों को इसको बता देते हैं। और ये जो प्रयोग है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बात समझ में आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है ये ओरस्टेड का प्रयोग। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए यहाँ पे एक तार लिया गया AB, एक तार AB लिया गया। ठीक है, इस तार AB को हम लोग क्या किए हैं, एक सेल से जोड़ देंगे, इस तरीके से ले जा करके जोड़ देना है और यहाँ पे एक कुंजी लगा देना है। बात समझ में आ रही है। और इसके समीप यहाँ पे एक चुंबकीय सुई हम लोग यहाँ पे ला के रख देंगे। एक चुंबकीय सुई इस तरीके से यहाँ पे ये है चुंबकीय सुई मान लेते हैं हम लोग इसको, और इसका यस सिरा है और ये आपका क्या है, एन सिरा है। एस फॉर साउथ है, एन फॉर नॉर्थ है। साउथ मीन्स दक्षिणी सिरा है और ये उत्तरी सिरा है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे कुंजी है ये। और ठीक ऐसे ही एक दूसरी स्थिति यहाँ पे हम लोग देखेंगे
इसी चालक तार AB है, यहाँ पे चालक तार वही AB है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ बैटरी से जोड़ देंगे या सेल समझ सकते हैं इसको, वैद्युत सेल है, यहाँ से जोड़ देना है। उसके बाद इसी यहाँ पे कुंजी जोड़ देना है, कुंजी K है, और इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देना है, ठीक है। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है उसको समझिएगा आप लोग, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे चलेंगे। यहाँ पे पहले देख रहे हैं, पहले यहाँ पे देख रहे होंगे एक तार है, एक चालक तार AB है। इस चालक तार AB के साथ एक वैद्युत सेल जुड़ा है, वैद्युत सेल है, और साथ ही साथ एक कुंजी लगी हुई है। जब कुंजी खुली रहती है, कहने का मतलब इस चालक तार AB में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इस जो चुंबकीय सुई हमारी, इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस कुंजी K को बंद करके हम लोग चालक तार AB में धारा प्रवाहित करते हैं, तुरंत ये जो चुंबकीय सुई है वो घूम जाती है। घूमने का मतलब अपनी प्रारंभिक स्थिति से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, कुछ इस तरीके से हो जाती है। बात समझ में आ रही है? पहली स्थिति में चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं है, दूसरी स्थिति में चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई है। अब तीसरी स्थिति में हमने क्या देखा इस प्रयोग में, जो ओस्टेड जी ने बताया है, उसमें क्या हुआ, अब ये जो यहाँ पे देख रहे हैं वैद्युत सेल लगा हुआ है, इस वैद्युत सेल की कंडीशन को हम लोग चेंज कर देंगे। कंडीशन को चेंज करने का मतलब प्लस की जगह पर माइनस, और माइनस की जगह पर अगर हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे तो कुछ दूसरे टाइप का हमें देखने को मिलेगा, कुछ दूसरी कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको हम लोग जरा देख लेते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, कुंजी K बंद है, वैद्युत धारा कुछ इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, प्लस से माइनस की ओर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें हुआ क्या बच्चों, जो यहाँ पे चुंबकीय सुई स्थित थी, इस चुंबकीय सुई के जो विक्षेपित होने की दिशा थी वो भी बदल गई, ठीक है। अभी जो यस इस तरीके से घूम रहा था, इस बार इस तरीके से कुछ घूम जाता है। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बताएंगे इसमें क्या क्या आप लोगों को लिखना है। अभी केवल समझने पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, ये आपकी चुंबकीय सुई है, कुछ इस तरीके से होती है। कांच में एक कांच का ऊपर पारदर्शी कांच लगा होता है, और एक इस तरीके से लोहे के बॉक्स में छोटा सा बॉक्स होता है, उसी में एक पतली सी सुई रहती है, उसी चुंबकीय सुई कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, प्रयोगशालाओं में अक्सर देखने को मिलती रहती है। तो इसके द्वारा पहले क्या हुआ, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका कंक्लूजन क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। ओस्टेड जी ने बताया कि जब कोई चालक तार लेते हैं, उस चालक तार में अगर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार में जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है, उसके समीप, यानी कि चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके समीप एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किसकी सहायता से उत्पन्न हो रहा है, आवेश के प्रवाह से। आवेश के प्रवाह का मतलब वैद्युत धारा से उत्पन्न हो रहा है। मतलब ओस्टेड जी का जो प्रयोग है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि जब किसी चालक तार में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक तार में धारा प्रवाहित होने से उस तार के निकट एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उसी प्रयोग को इन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, यानी कि अपने नियम को उन्होंने प्रैक्टिकली सिद्ध किया, प्रूफ किया। तो वही जो आपका प्रूफ है, यानी कि ओस्टेड जी ने जो प्रयोग करके दिखाया था कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, उसी प्रयोग को हम लोग ओस्टेड का प्रयोग कहते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने किया क्या, एक चालक तार AB ले लिया और AB से एक वैद्युत सेल तथा एक कुंजी को जोड़ दिया, ठीक है। और इस चालक तार के समीप एक चुंबकीय सुई इन्होंने ले लिया है, ठीक है ना। उसके बाद जब कुंजी खुली रहती है, यहाँ पे 3 स्थितियां हैं, A, B और C मान सकते हैं हम लोग इसको। तो पहली स्थिति में जब जब कुंजी यहाँ पे जो K लगी हुई है, अगर ये कुंजी K खुली होती है
तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है, क्योंकि इसमें चालक तार AB में किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है। परंतु जैसे हम लोग इस कुंजी को बंद करते हैं, कुंजी को बंद करने का मतलब चालक तार AB में धारा प्रवाहित करते हैं, तुरंत ये जो चुंबकीय सुई होती है घूम जाती है। चुंबकीय सुई घूमने का मतलब ये है बच्चों कि इसके आसपास कोई न कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, जिसके कारण चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपित हो गई है। ठीक है ना। इसी को और क्लियर करने के लिए कि क्या चुंबकीय सुई के जो घूमने की दिशा है धारा के प्रवाह की दिशा पर भी निर्भर होती है या नहीं, इसको करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसकी दोनों जो स्थितियां थी प्लस माइनस की, उसने उनको चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद इन्होंने देखा कि जब धारा की दिशा परिवर्तित हो गई तो जो चुंबकीय सुई इस तरीके से थी, ऐसे घूम रही थी, वो ऐसे घूम गई। देख सकते हैं यहाँ पे इसके विक्षेपित होने की दिशा भी बदल गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा के प्रवाह से तार के निकट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जो भी इसमें आपको स्थितियाँ या कंडीशंस आपको बताई गई हैं और उन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो कंडीशन है यहाँ पे सिर्फ यही इतना है। इसका जो कंक्लूजन है बच्चों, ये निकल करके सामने आता है कि जब किसी चालक तार में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के समीप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने की दिशा है वो चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बायो-सेवर्ट का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण सी हेडिंग है, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। आप लोग पाठ का नाम तो यहाँ पे लिख लिए होंगे। बायो-सेवर्ट के नियम को हम लोग ध्यान से देखेंगे। हेडिंग है बायो-सेवर्ट का नियम या बायो-सेवर्ट नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसमें इस नियम को दो वैज्ञानिकों बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर दिया था, और इस नियम का जो प्रतिपादन है वो ओस्टेड के प्रयोग के पश्चात उन लोगों के दिमाग में इस तरीके से आया कि जब उन्हें पता चला कि जब किसी भी चालक तार में, जब किसी भी चालक में वैद्युत धारा यानी कि आवेश का प्रवाह होता है तो उसके निकट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने, महान वैज्ञानिक हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये जांच किया कि क्या जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, जो कि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होने से या किसी भी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट नियम में हम लोग ये जानेंगे कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के निकट जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई चालक तार लेंगे, ये कोई चालक तार हो गया है जो कि अनंत लंबाई का चालक तार हम लोग मान सकते हैं। इस तरीके से डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग कट कर ले रहे हैं या एज्यूम कर ले रहे हैं। इसकी जो लंबाई है उसको हम लोग डेल्टा एल या फिर डेल एल भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेल्टा एल ले रहे हैं, तो ये आपका डेल्टा एल है। ठीक है, और इस चालक तार में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान क्या है बच्चों? आई है। कोई चालक तार है, इस चालक तार का एक छोटा सा भाग लिया गया है डेल्टा एल, और इस डेल्टा एल में जो या पूरे चालक तार में जो प्रवाहित धारा है उसका मान है आई, और इस चालक तार से स्मॉल आर की दूरी पर यहाँ एक पॉइंट P है जिस पर डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर, यानी कि उसी बिंदु P पर जो कि स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं डेल्टा B। ओके, और उसके बाद ये जो अति सूक्ष्म लंबाई का चालक तार है इसके बीच और ये जो रेखा मिलाने वाली रेखा है उस बिंदु से
इस चालक खंड को मिलाने वाली रेखा दोनों के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम लोग थीटा मान ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई चालक तार है, इस चालक तार का एक छोटा सा भाग डेल्टा एल लिया गया है। इस चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस चालक तार से स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु P है जो कि चालक तार जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B है, और ये जो चालक खंड है और चालक खंड को उस बिंदु से बिंदु P से मिलाने वाली रेखा जो है उसके बीच बनने वाला कोण थीटा है। ठीक है, चालक खंड तथा चालक खंड से उस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण थीटा है और इस चालक खंड से जो बिंदु P की दूरी है वो कितना बच्चों? स्मॉल आर है। बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु B पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहली बात है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होगी किसके बच्चों? प्रवाहित धारा I की। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिन जिन बातों पर निर्भर करती है उन्हीं को मिला करके ये बायो-सेवर्ट नियम बताया गया है, बनाया गया है। और इसमें पहला जो है, पहला पॉइंट है, इस चालक खंड डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक खंड में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। और दूसरा पॉइंट आपका आता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड तथा चालक खंड से उस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के चालक खंड डेल्टा एल तथा चालक खंड से उस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के ज्या मीन्स साइन के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक खंड से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वंस मोर जरा हम क्लियर कर देते हैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे जल्दी से ही। किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहली बात है आपकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड में प्रवाहित धारा की क्या हो रही है? अनुक्रमानुपाती हो रही है। दूसरा पॉइंट आपका आता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड तथा चालक खंड को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के ज्या मीन्स साइन के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से उस बिंदु P की दूरी के वर्ग के 1/, का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद इन्हीं सभी परिणामों को मिला देना है। तो यहाँ आप लिखेंगे उपर्युक्त परिणामों को मिलाने पर, सभी परिणामों को हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? जरा समझिएगा। इधर मिलाने का तरीका आप लोगों को पता होगा, डेल्टा B को इस तरीके से लिख देना है। बाकी जो भी लिखे गए हैं इन सब का गुणा करके लिख देना है। गुणा करके मतलब I डेल्टा L साइन थीटा और बटे में कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर। उसके बाद अनुक्रमानुपात को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ से बराबर लगेगा, ये हो जाएगा डेल्टा B बराबर एक नियतांक आएगा μ0/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा बटे में R स्क्वायर। ठीक है, ये जो फार्मूला है यही क्या है? बायो-सेवर्ट के नियम का मुख्य सूत्र है। ये मुख्य सूत्र है आपका। उसके बाद जहाँ पे ये जो μ0 है
वो क्या है बच्चों, निर्वात की म्यू ज़ीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, म्यू ज़ीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। और म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई जो आपका दिया गया है उसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई की जो वैल्यू है वो होती है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर, और म्यू ज़ीरो को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन ज़ीरो में संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। अक्सर 1 नंबर में इसका संबंध जो डायरेक्ट हम लोग अभी निगमन करेंगे वो पूछा जाता है। बाकी इन संबंध का, इसका जो संबंध हम लोग अभी निकालने चल रहे हैं उसका भी निगमन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। म्यू ज़ीरो हेडिंग है हमारी, म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन ज़ीरो में संबंध, या दूसरे शब्दों में भी हम लोग लिख सकते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू ज़ीरो है निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध। ओके, आइए देखते हैं। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, बी नो दैट। हमने आप लोगों को पाठ 1 में कूलाम के नियम में बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्थिति है। या इसी को हम लोग थोड़ा सा सीधा करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/9 × 10⁹ ये मात्रक भी उल्टा लिख देना है, मतलब कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। और अभी अभी हमने आप लोगों को बताया म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होती है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों का गुणा कर देना है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर 1 आपका लिखा गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। 1 आपका दिया है 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो और 2 में लिखा है LHS में म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई इज इक्वल्स टू, इधर पहले हम लोग इसकी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास है 1/9 × 10⁻⁹ और उसके बाद इंटू ये है 10⁻⁻7। अब दोनों का मात्रक लिख लेना है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 9×7 16। 9 में ये जो -7 है नीचे आएगा +7 बनेगा, दोनों जुड़ जाएंगे 9×7 16 हो जाएगा। और ऊपर यहाँ से बच रहा है कूलाम स्क्वायर बटे में मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1/9 × 10⁻16 9 × 10⁻16 और गुणे कूलाम का मान लिख देते हैं। कूलाम को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर को हम लोग नीचे ला सकते हैं, मतलब इस तरीके से इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर बनेगा। इन सभी को इस तरीके से लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3, 10⁻16 का 10⁻8 और मीटर सेकेंड स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे, बटे में सेकेंड बनेगा, पूरे का स्क्वायर लगा देना है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ये बन रहा था मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, सबका वर्गमूल लेकर के हमने वर्ग लगा दिया है। यहाँ से आपका मिल जाएगा बच्चों म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1/, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, यहाँ पे C लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है
और जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो वर्गमूल दोनों तरफ ले लेना है या c² इधर कर देना है, इसको वहाँ पे लिख देना है। ये हो जाएगा c² = 1/μ0 और ε0 वर्गमूल ले सकते हैं। इधर c बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/μ0 और ε0 अंडर रूट के भीतर। ठीक है, ये आपका है μ0 और ε0 में संबंध। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट के थ्रू हमें बताएं, जिससे आप सभी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक है, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो सेशन के माध्यम से जुड़ सकें और हमारी द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस को देख सकें और हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो भी पूरा हो सके। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है जो भी विद्यार्थी पढ़ने के इच्छुक हैं वो अपनी पढ़ाई को सार्थक रूप से आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और कोई भी समस्या अगर आप लोगों को हो तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ सकें हमसे और हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोज़ को निरंतर देख सकें। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।